अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको पता है मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनसे रिलेटेड पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज आते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा उन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना, फिर फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनसे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक मैट्रिक्स है जिसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है। अब जो ये साइन है इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है, लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह से आपको नज़र आ रहा है डिटर्मिनेंट का साइन है, ये जो मैट्रिक्स का साइन नहीं है बल्कि डिटर्मिनेंट का साइन है। इस साइन का मतलब ही ये है कि आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के मैं आपसे दो मेथड डिस्कस करूँगा। एक मेथड जो सबसे पहला होगा वो थोड़ा सा यूनिक मेथड है। जो वो मेथड ये है कि आप 1 - 1 2 2 2 4 3 5 4 ये मैट्रिक्स को आपने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद फर्स्ट टू कॉलम्स को आपने फर्दर आगे की तरफ लिखना है। 1 - 1 2 1 - 1 2 2 2 4, यानी थर्ड कॉलम को आपने दोबारा यूज़ नहीं करना। बहुत सारी बुक्स के अंदर ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को यहाँ पे ख़त्म होने के बाद अलग से बाहर लिखा जाता है। मैंने इस वक्त आपके इसी डिटर्मिनेंट के अंदर इस वैल्यूज़ को लिख दिया। अब आपको करना ही होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई ऐसे करना है जैसे फॉर एग्जांपल, अब कलर्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, इनको क्या कलर्स का नाम है। बहरहाल रेड कलर जो मैंने मेंशन किया है 1 2 और 4, अगर मैं इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ 1 2 और 4 तो आप बताएं क्या आएगा। हमारे पास आंसर आएगा 8। इसी तरह से 2 5 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20 तो +20। इसी तरह जी स्टूडेंट, अब रेड कलर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 और 8 तो क्या आंसर आएगा हमारे पास आंसर आएगा 8। इसी तरह से 2 5 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 5 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20 हमारे पास आएगा +20। इसी तरह से मैरून कलर आई थिंक 3 4 ज़ा 12 और -12 तो ये आ जाएगा -12। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट आपने इस तरह से लेफ़्ट से राइट मल्टीप्लाई किया है, इसमें सब साइन में फार्मूले का प्लस का साइन है। अगर कोई वैल्यू माइनस आ जाए, जैसे ये -12 आया तो प्लस माइनस माइनस करके आपने माइनस वैल्यू लिख देनी है। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम राइट टू लेफ़्ट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस कोने से। पहले हमने इस कोने से स्टार्ट किया था, अब हम इस कोने से स्टार्ट करें। 2 - 1 और 4, अब 2 - 1 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 और देन -8। लेकिन याद रखना राइट से लेफ़्ट आप जब जाते हैं तो आपको माइनस फार्मूले में तीनों वैल्यू के साथ माइनस आएगा। तो यहाँ पे -8 आ रहा है और फार्मूले का माइनस, तो ये हो जाएगा +8। इसी तरह से 1 5 और 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ा 20 1 ज़ा 20, लेकिन ये +20 आ रहा है और फार्मूले का माइनस है तो -20 आएगा। इसी तरह से 3 2 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 और -12। आई थिंक आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को बस प्लस माइनस करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर हमें आंसर बता देगा कि -8 इसका डिटर्मिनेंट है। -8 इसका डिटर्मिनेंट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी इसी को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं, जो आमतौर पे हम लोग क्लासेस वगैरह में कर रहे होते हैं। ये आपके सामने 1 लिखा, या अभी इसको आपने मैन देखना, ये जो डिटर्मिनेंट लिखा है 1 लिखा, फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ दी, यानी आपने माइनर निकाला 2 5 4 4 2 5 4 4। देन आपने ये सेकंड वैल्यू 2 लिखी, इसके साथ माइनस होता है, फार्मूला है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर जो भी साइन होगा सेकंड रो के अंदर उसका साइन चेंज करेंगे। अब ये +2 था, ये -2 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप छोड़ दें, -1 5 2 और 4, ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर +3 -1 2 2 4 -1 2 2 4, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। यानी जिस रो का आप नंबर उठा रहे हैं उस रो और उस कॉलम को आपने छोड़ देना।
फिर आपके पास ये बनेगा, ये कैसे बनेगा, 1 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8 -5 4 ज़ा 20 -2 5 2 ज़ा 10 और -1 4 ज़ा 4 -4 -10 +3 -4 -4। तो इसको आप फर्दर सोल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आ जाएगा -12 -28 -24 तो -8, आपका वही आंसर आएगा। इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी मैं सोल्व करवाना चाहता हूँ आपसे, लेकिन वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको प्रॉपर्टी के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट के अंदर जाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है द वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज इफ एनी रोज एंड कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स को अगर हम उसके ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर लें तो वो नो चेंज होगा। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप मैट्रिसेस को पुट करेंगे, यानी -4 उसके बाद 3 उसके बाद 2 उसके बाद 8 7 6 1 5 7, ये आपने मैट्रिक्स को इसमें पुट कर दिया। ऑप्शन में जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटर्मिनेंट 2 के ऊपर है, उसके बाद ऑप्शन 3 और इक्वल -160 आपका आंसर आया। जी स्टूडेंट, पहले से आपके सामने आंसर निकाला हुआ है और वो आंसर है -160, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने पे हमारे पास क्या किया गया, -4 3 2 ये रो के अंदर था, इसको कॉलम में शिफ्ट कर दिया। 8 7 6 रो को भी कॉलम में शिफ्ट कर दिया। 1 5 और 7 को भी कॉलम में शिफ्ट किया। तो अब आपका आंसर आ, लेकिन आप अगर इसको यहाँ से चेक करना चाहें डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोबारा चले जाते हैं मैट्रिक्स 4 में, 1 3 3 मैट्रिक्स पहले से लिखा हुआ है, हम इन सारी वैल्यूज़ को चेंज कर लेंगे। -4 8 1 3 7 5 2 6 7। अब इस मैट्रिक्स को हम जाते हैं ऑप्शन में चेक करते हैं, तो 3 प्रेस करेंगे -160, यानी ऑर्डर आपके पास सेम रहता है, लेकिन मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं रहता, डिटर्मिनेंट आपका सेम रहेगा। अब प्रॉपर्टी नंबर जो 2 है उसमें इंटरचेंज ऑफ एनी रोज एंड कॉलम्स। अगर हमारे पास कोई रोज या कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं तो हम प्रॉपर्टीज़ को नंबर 2 में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमारे पास अगर कोई रोज या कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होते हैं तो उसमें माइनस का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए 1 2 3 2 3 5 3 5 7, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा था 1। हमने इंटरचेंज किया सेकेंड रो और थर्ड रो को, यानी 3 5 7 को ऊपर ले आए और 2 3 5 को नीचे ले आए। अब इंटरचेंज करने का भी तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, 1 को 2 ले जाते हैं, 2 को 3 3 को 2। तो आप ये देखेंगे वो कितनी दफ़ा इंटरचेंज हुआ, जितनी दफ़ा इंटरचेंज हुआ उतनी दफ़ा माइनस में डिफरेंस आएगा, यानी माइनस से आप मल्टीप्लाई करते जाए। अगर रोज़ को कॉलम में आप इंटरचेंज करेंगे फिर ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही होगी। कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करना है, रोज़ को रोज़ से इंटरचेंज करना है, तो ये प्रॉपर्टी आपको कहती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और कॉलम के लिए भी आप इसकी एग्जांपल देख लें, उसमें सी इक्वल टू माइनस ए लिखा है। हमने कॉलम को भी इंटरचेंज किया, 1 और 2 को इंटरचेंज किया आपस में, तो वो भी आपके पास माइनस का डिफरेंस आ रहा है। अब हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ़ 2 रोज या कॉलम्स को आर आइडेंटिकल।
आइडेंटिकल का मतलब ये है सेम हो जाना, बिल्कुल सेम हो जाना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1 1 1 लिख देते हैं या 2 2 2 लिख देते हैं, बोले सही ये सेम है। 1 1 1 सेम नहीं है। 1 2 3 अगर लिखा हुआ है वो किसी और रो या कॉलम में भी 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर वो आइडेंटिकल होगा। जैसे यहाँ पर देखें 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4, ये बिल्कुल सेम है। 2 रोज यानी रोज नंबर 1 और रो नंबर 3 आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम होने की वजह से इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा 0। और ऐसा ही MCQ आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और एग्जांपल में 2 3 4 को हमने कॉलम में आइडेंटिकल कर दिया, तो इसलिए आपके 2 एग्जांपल दी, रोज़ की एग्जांपल भी आपको बता दी बेटा और कॉलम की एग्जांपल बता दी। अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4, ऑल द एलिमेंट ऑफ द रो और कॉलम, रो या कॉलम के तमाम एलिमेंट 0 हो जाए। अब देखिए ये 3 0 है, अगर ये 3 0 अलग अलग जगहों पे होते तो फिर तो इसका डिटरमिनेंट 0 हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर तीनों एक ही रो में है और वो रो है ट्रू। सेकंड रो में डिटरमिनेंट 0 होने की वजह से कंप्लीट रो या कॉलम अगर हमारे पास 0 हो जाता है तो हम कहते हैं उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकंड रो जो है वो 0 है और जिसकी वजह से कंप्लीट इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम कॉलम की एग्जांपल भी ले लेते हैं। अब थर्ड कॉलम हमारे पास 0 है, 0 0 0, तो इसका तमाम वो 0 आ जाएगा। अब MCQ इस तरह से हो सकता है यहाँ पर 0 की जगह पर कोई और नंबर लिखा हो, फिर आपको उसका पूछा जाए कि ये वैल्यू क्या होगी कि आंसर 0 आ जाए, तो आपने इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और ये बताना है कि ये 0 होगा। तो इसी वजह से प्रॉपर्टी नंबर 5 अभी हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 में प्रॉपर्टी है इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन ज़ीरो नंबर के, the value of the new determinant become equal to the k time of the value of original determinant। अब इस पूरी बात को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5। अब इसका सिंपली मैंने डिटर्मिनेंट निकाला 10 - 12, क्योंकि 2 5 = 10, 3 4 = 12, तो -2 आंसर आ गया। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो डिटर्मिनेंट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई नंबर पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कभी नहीं होगा, हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा किसी एक रो या कॉलम से। अगर हम चाहते हैं पूरे मैट्रिक्स को करें तो एक रो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरह से हमें जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें किसी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैट्रिक्स का साइन हो, जो आमतौर पर आपको पता है, तो फिर वो नंबर जो है वो सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, वो नंबर सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 = 6 और 3 4 = 12, और कॉलम 2 को हमने वैसे ही रखा 3 और 5। इससे आंसर में क्या फ़र्क पड़ा, 6 5 = 30 और 3 12 = 36, तो -6 आंसर आया। हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से। पहले डिटर्मिनेंट क्या था, -2, तो 2 3 = -6, तो माइनस सेम रहेगा। अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, अब आप पहले वाले क्वेश्चन को देखें 2 3 4 5, 2 3 4 5, हमने फर्स्ट कॉलम को k से मल्टीप्लाई किया और सेकंड कॉलम को m से मल्टीप्लाई किया। अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आप इतनी बात समझ जाएं कि अगर हम एक रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, दूसरी रो को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीसरे कॉलम को दूसरे कॉलम को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर मैं कहूँ
इसका आंसर क्या होगा? तो आपके जहन में आंसर क्या होना चाहिए? -2 पहले आंसर था, तो -2 तो आएगा। -2 के बाद k आएगा, क्योंकि k से हमने मल्टीप्लाई किया, और फिर आएगा m। तो -2 m k इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, इफ कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स एज गिवन बिलो। अब देखिए, अब हमारे पास एक डिटर्मिनेंट था, वो लिखा हुआ है 2 4 8 4 2 7 2 -1 3। ये इक्वल होगा किसके? 2 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम को मैंने ब्रेक कर दिया, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं रखा और थर्ड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं रखा। जो चेंज मैंने सेकंड कॉलम में किया है वो आप फर्स्ट कॉलम में भी कर सकते हैं, थर्ड कॉलम में भी कर सकते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किसी भी जगह कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन को समझ लें, इनके दरमियान में है प्लस का साइन। अब 4 इक्वल होता है 3 + 1 4 होगा। 2 की जगह पे मैं लिख दिया 0 + 2 और -1 की जगह लिख दिया 4 - 5। अब आप कहते हैं सर अगर मैं 4 की जगह पे 6 और -4 कर देता, सॉरी 6 और -2 कर देता, यहाँ पे मैं अगर 6 लिखता 3 की जगह पे और यहाँ 1 की जगह लिखता -2, तो 6 - 2 तब भी 4 आ जाता। अब 2 की जगह मैं लिख सकता था 1 + 1 लिखता, या किसी भी तरह से मुझे 2 लेकर आना है, लेकिन याद रखना है आपने कि दरमियान में प्लस लिखा हुआ है, तो इन वैल्यूज़ को प्लस करने पे आपके पास जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं यहाँ से 4 1 3/3, वैल्यू है 2 4 8 4 2 7 2 -1 और 3, 2 4 8 4 2 7 2 -1 3। इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। ऑप्शन डिटर्मिनेंट के नीचे जाएंगे, 2 ऑप्शन और उसके बाद 3 और इक्वल, ये आया -30। अब अगर ये -30 आया तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों का प्लस क्या आएगा, तो इन दोनों का प्लस डिटर्मिनेंट का भी -30 आएगा। लेकिन अगर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल 3 3, मैं ये वाली वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 3 और इक्वल, फिर नीचे लाए दरमियान वाली वैल्यू 0 चेंज की इक्वल, फिर नीचे लेकर आए, फिर ये वैल्यू चेंज की 4 इक्वल। जब ये तीनों वैल्यूज मैंने चेंज कर ली, अब मैं इसका डिटरमिनेंट चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन डिटर्मिनेंट 2 ऑप्शन 4 ऑप्शन 3, ये आ गया 78। अगर ये 78 आया, ये 30 था, तो ये थर्ड वाला क्या होगा? लाजमी सी बात है ये होगा -108। अब फिर भी हम चेक करेंगे, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, तो हमने तीसरी वैल्यू को चेंज करना है। देखिए यहाँ पे मैं कर दूंगा 1, फिर इधर मैं कर दूंगा 2 और लास्ट वाली वैल्यू पे कर दूंगा -5। ये थोड़ा कट रहा होगा, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपको नज़र आ रही होगी। अब ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब मैं जाता हूँ इसके डिटरमिनेंट के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया ये -108 आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि -108 की ये प्रॉपर्टी प्रूव होती है, -108। अब देखें ये आंसर आया 30, ये आंसर आया 30 और 30 और इक्वल टू 78 -108। तो सॉल्व करने के बाद 30 आंसर आया। हो सकता है पेपर में ये लिखा हो, इसका -30 आंसर भी लिखा हो, दूसरा मैट्रिक्स ऐसे लिखा हो, तीसरे की जगह पे आपसे पूछा जाए कि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा। हो सकता है यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हो, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ़ एनी रो और कॉलम डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन ज़ीरो नंबर k and the result is added to the corresponding entries of another row or column, the value of determinant does not change। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, आप ज़रा इसको अच्छे से देख लें। ये कहता है कि अगर एक प्रॉपर्टी के मुताबिक ABCD लिखा हो तो दूसरा डिटर्मिनेंट उसके इक्वल होगा अगर किसी भी रो या कॉलम में, अगर आप कर सकते हो। लेकिन मैंने इस वक्त कॉलम 2 में चेंज किए। आपने A और C को सेम रखा, लेकिन B और D को भी सेम रखने के बाद प्लस किया K टाइम ऑफ A और K टाइम ऑफ C। अब हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैट्रिक्स लेंगे, उस डिटर्मिनेंट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो लेट करते हैं मैंने K की वैल्यू ले ली -2, बल्कि +2। ये मैंने रखा ABCD की वैल्यू 3, 5, 7, 4 इक्वल टू 3 और 7 को मैंने सेम रखा A और C की जगह पे 5 + KA लिखा हुआ है। क्यों? B की वैल्यू 5 थी, लिख दी, प्लस K की वैल्यू 2, A की वैल्यू 3 और D + KC, D की वैल्यू थी 4 प्लस K की वैल्यू 2 और C की वैल्यू आपके पास क्या थी 7। नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या हो जाएगा। ये तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 3, 7, 3 2 6 + 5 11, 7 2 14 + 4 18। इस साइड का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 3 4 12 -7 5 35 5 18 3 54 -7 11 77। ये हो जाएगा -23 और ये हो जाएगा -23। अब याद रखना है पेपर के अंदर जब ये प्रॉपर्टी आती है तो A B X वगैरह की कंडीशन में यूज़ होती है। तो अगर आपके पास एक अननोन वेरिएबल अल्फ़ा बीटा या किसी भी फॉर्म में आंसर लिखा हो तो आप उससे परेशान नहीं होइएगा, आप उसका आंसर लिखेंगे नो चेंज इन डिटर्मिनेंट। ठीक है बेटा।